हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रीवियस में हमने देखा था कि सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो, शुरू करते हैं। चलो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के टू टाइप्स के मोशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पोजेस टू टाइप ऑफ मोशन। वन इज ऑर्बिटल मोशन, कि वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटल मोशन। एंड सेकंड वन है स्पिनिंग मोशन, कि वो अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है, स्पिनिंग मोशन। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट, ये ऑर्बिटल्स है हमारी आउटर मोस्ट, या फिर कैसे भी ये ऑर्बिटल्स है। इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो इसके चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। वो होता है हमारा ऑर्बिटल मोशन। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर भी मूव करता है। तो दो तरह के मोशन होते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन। तो इन मोशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हमारा चार्ज पार्टिकल है, तो एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, मोशन होता है उसमें किसी भी तरह का, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और खुद एक टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्टिंग एज टाइनी मैग्नेट्स, एक छोटी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो सॉलिड्स है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है। और जो कि वो जब उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सॉलिड्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं, तो उनका कैसा बिहेवियर वो शो करते हैं। उस बेसिस पे सॉलिड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर्थ वन एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड फिफ्थ वन है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आज हम इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं है 12th के सिलेबस में, तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के दो मोशन होते हैं, ऑर्बिटल और स्पिनिंग, जिसकी वजह से वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन को, ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज स्मॉल मैग्नेट, क्योंकि उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको एक टीनी मैग्नेट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। एक मटेरियल में बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, क्योंकि वो टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करने लगते हैं। किसी भी मटेरियल में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं विच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो रिपेल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको रिपेल कर देता है, उनको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये किस वजह से होता है? ये वो सब्सटेंस शो करते हैं जिनके पास फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। मतलब मान लो अगर वो s ऑर्बिटल है तो वो इस तरह से होगी, कंप्लीटली फील्ड। p ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फील्ड, डी ऑर्बिटल है वे भी सब कंप्लीटली फील्ड, यानी कोई भी ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किए हुए होते हैं, तो उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक अपना मोशन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज, इसका अपना मोशन है, इसका अपना मोशन, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दे फील रिपल्शन, वो रिपेल हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
एक दूसरे के इफेक्ट को, मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनकी स्पिन क्या है, अपोजिट, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो होता है। सेकेंड वन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस है विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो दे फील अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये वे सब्सटेंस शो करते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ पेयर्ड भी हो, लेकिन अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से है कि ये पेयरिंग है लेकिन एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, पर ये अपना एक इफेक्ट शो करेगा। तो ये वो सब्सटेंस है जिनमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करते हैं। तो और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है तो उनकी जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाती है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब तक वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है तो मैग्नेटिज्म इनका खत्म हो जाता है। अगला है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? देखो, पैरामैग्नेटिक में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं कि ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें, फिर भी ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कुछ एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में इनमें जो अट्रैक्शन होती है बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्या है, द मेटल आयन, ये क्या होता है, जैसे ये हमारा आयरन है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो आयरन की मेटल है, उसमें आयरन के आयन्स है, मानो ये फेरस आयन्स है, मेटल आयन्स, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इस तरह का होगा हमारा आयरन का क्रिस्टल कि पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव आयन्स है, ये जो पॉजिटिव आयन्स है, ये क्या होता है कि ये ग्रुप्ड हो जाते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर लेते हैं। द मेटल आयन ऑफ दिस सब्सटेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड इन ए स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स। तो इनको डोमेन्स से शो, मतलब डोमेन्स की फॉर्म में ये टुगेदर, मतलब ग्रुप बन जाता है इनका, इस तरह से बहुत ज़्यादा। इन डोमेन्स को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। एक थ्योरी है, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि रियल में कि ये वैसा हो गया, पर ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि इनमें जो मेटल आयन्स है, पॉजिटिव मेटल आयन्स है, उन्होंने ग्रुपिंग कर ली और एक डोमेन बना लिया। इस तरह से डोमेन्स को हम ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है। कोई रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं पहले तो ये, कोई इधर, कोई किसी की डायरेक्शन इधर होती है, मतलब ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ये ग्रुप बना लिया इन मेटल के आयन्स ने, और ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया है तब तक। और ये जो डोमेन्स है ये मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। डोमेन्स है ये सारे मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। तो जब तक ये अनमैग्नेटाइज्ड है, यानी इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया है, तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल फिर जो नेट इनका मैग्नेटिज्म होता है वो जीरो होता है जब तक इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाता। लेकिन जैसे ही एक बार इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये अपने आप को एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। दे गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड ferromagnetic substance the domains are randomly oriented so that the magnetic movement cancel each other। randomly oriented होते हैं और इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो होता है। लेकिन जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये ओरिएंटेड हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, और कौन सी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जब ये जो इनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक ही डायरेक्शन में जो इनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें, तब भी ऐसा ही रहता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। फिर वो जो अभी ये जो आयरन का क्रिस्टल है इट स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
These domains remains in ordered arrangement even when external magnetic field is removed, hence substance remains permanently magnetized. इसका एक एग्जाम्पल है जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। इसको यूज किया जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो मैग्नेटिक टेप्स होती है वो बनाने में, यूज टू मेक मैग्नेटिक टेप्स फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग। अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि या तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे या फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, क्योंकि इनमें डोमेन्स होते हैं, पर एक्चुअल में इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बिल्कुल जीरो होता है। एक्चुअली दे पोजेस जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। और वो क्यों होता है? बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो ये ऐसे 6 डोमेन्स है, तो अगर 3 इस डायरेक्शन में है ओरिएंटेड, तो अगले 3 इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 एक डायरेक्शन में, 3 एक डायरेक्शन। मान लो अगर हमारे पास 100 डोमेन्स है तो 50 है वो एक डायरेक्शन में होंगे, 50 उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो होता है। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक में भी ये होता है कि इनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म on the basis of domains, but actually they have small net magnetic moment। मतलब होता तो है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, पर वो बहुत स्मॉल होता है। तो इसको हम इस तरह से देख ले, मान लो ये हमारे पास 100 डोमेन्स है, तो अगर 100 के 100 एक ही डायरेक्शन में हो, 100 के 100 एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो तो होंगे हमारे फेरोमैग्नेटिक की सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में है। फेरोमैग्नेटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं और परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया जाए तो भी वो मैग्नेटिज्म शो करता है। और अगला है कि अगर दो जो 100 है उसमें से 50 एक डायरेक्शन में, 50 उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हो जाते हैं हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक, कि बिल्कुल ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और अगर ऐसा कुछ ले कि है तो हमारे पास 100 डाइपोल्स, बट उनमें से मान लेते हैं कि हमारे 70 तो एक डायरेक्शन में, 30 दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके 30 और इस 70 के भी ये वाले 30 और ये 30 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बट फिर भी इन 40 की वजह से एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है ये सब्सटेंस। तो ये होता है कि इनको एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि ये लार्ज मैग्नेटिज्म शो करेंगे, बट एक्चुअली हैव नेट स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस इज ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मान लो अगर हमारे पास 100 डोमेन्स है, तो लेट कर लेते हैं 70 अगर एक डायरेक्शन में तो 30 अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। अगर 60 एक डायरेक्शन में तो 40 अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका होता है, ठीक है, इनको शो करने के तरीके। फिर अगला है कि जितने भी ये मैग्नेटिक ऑर्डर्ड सब्सटेंस है, मतलब जितने भी ये फेरोमैग्नेटिक, फेरो एंटी फेरी सॉरी फेरो एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक जितने भी सब्सटेंस है, ये एक जब इनका टेम्परेचर राइज किया जाता है तो ये हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगते हैं। यानी इनका जो ये मैग्नेटिज्म है ये खत्म हो जाता है और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करने लगते हैं ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स। क्योंकि ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो ये डोमेन्स हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं रहते, बल्कि इनके अंदर रैंडमाइजेशन आ जाता है, ये रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो इनका मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, कम होकर ये पैरामैग्नेटिक की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। और फिर वो टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड। मान लो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन ही है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेट कर लेते एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर है एक्स केल्विन, इस टेम्परेचर तक वो फेरोमैग्नेटिक था, लेकिन जैसे इससे अबव करेंगे तो इसका जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है और ये पैरामैग्नेटिक की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। यानी इनके जो डोमेन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड होने शुरू हो जाते हैं। अब तक ये फेरो था, लेकिन इस टेम्परेचर के से आगे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। तो वो टेम्परेचर कि जिसके आगे फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करता, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, और एक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला था जो प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम नोट्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे, तो आप यहाँ से देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी।
हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है बिल्कुल। अब हम आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।